अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेटिंग माइंड। वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है और वर्ल्ड कप के सीजन के पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद होंगे अम्मार, जो कि फाइनली पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है इन पैचेस। अम्मार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेटिंग माइंड। वालेकुम सलाम। सेम टू यू कासिम। अच्छा अम्मार, पैचेस में हुआ लेकिन फाइनली अब होपफुली माइट बी ये स्क्वाड अब चेंज नहीं होगा और वी वॉन्ट एक्सपेक्ट कि इस पे कोई फर्दर चेंजेस होगी। इट लुक्स बिट डिसेंट नाउ, थोड़ा सा स्क्वाड स्ट्रेंथन हुआ है मिडिल ऑर्डर शुएब मलिक के आने से, जिनका पर्सनली मैं बड़ा फैन हूँ, और स्पेशली जब यूए की विकेट्स हों तो उस पर शुएब मलिक कैन बी वेरी वाइटल। तो ओवरऑल अगर आपसे एक जनरल पर्सपेक्टिव मांगू बीइंग अ क्रिकेट फैन, क्या समझते हैं अब स्क्वाड एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्क्वाड थोड़ा बेहतर है? बिकॉज आई रिमेंबर हम दोनों ने सेशन किया था इसमें आप पिछले वाले स्क्वाड से भी काफी एतमाद थे, आपका शो हो रहा था कि यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड कि वो भी हार्ड हिटर हैं, पिंच हिटर हैं, तो ऐसे ही बंदे चाहिए। तो किस तरह कंट्रास्ट देखेंगे और अभी वाले स्क्वाड को लेके कैसे चलेंगे? नहीं, अभी जो है ना, अभी का स्क्वाड डेफिनेटली बेहतर है। इन्होंने नवाज को भी इंक्लूड किया हुआ है और शोएब मलिक को भी इंक्लूड किया है, तो ये तो बहुत अच्छी है। शोएब मलिक का इंक्लूजन एक तरह से नेसेसरी था, लेकिन देखो इसमें जो है ना, प्लेयर के सिर्फ एक शोएब मलिक का इंक्लूजन हुआ है जो मेजर फैक्टर है, तो उसी पे बिल्कुल। मैं अभी बात करूंगा। थोड़ी सी लंबी बात करने लगा। वो ये श्योर कि श्योर। शोएब मलिक को ना, सिनेरियो ये था कि उसके माइंड के साथ ना पीसीबी ने थोड़े से गेम किए, क्योंकि वो इसी तरह कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, कभी बिल्कुल, तो उसको उसके मेंटली उसके ना एंगेज रखा है कि ये बंदा मेहनत करता है, ताकि वर्ल्ड कप में ये रिजल्ट प्रोड्यूस करे। अदरवाइज पहले से उसको अनाउंस कर देते ना कि इसको रखना ही रखना है, तब उसने रिलैक्स हो जाना था और पहले की तरह 2019 के वर्ल्ड कप की तरह शायद परफॉर्म ना कर पाता। तो मेरे ख्याल से उसके माइंड के साथ थोड़ा सा खेला है पीसीबी ने इस बार, क्योंकि ऑब्वियसली उससे बेहतर कोई ऑप्शन थी नहीं, तो निकालने की तो सेंस नहीं बन रही थी। बिल्कुल तो उमर, मेरे जितनी ख्याल से जितनी हाँ, माइंड जितनी को फैन फॉलोइंग शोएब मलिक की है और 90 के ड्यूरेशन से खेल रहे हैं, तकरीबन ये 4 डेकेड चल रहा है जिसमें वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। सारे T20s में ऑलमोस्ट पाकिस्तान का पार्ट थे, आईसीसी इवेंट्स पे भी पार्ट होते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारे प्लेइंग 15 स्क्वाड तो अनाउंस्ड है, 3 रिजर्व्स में आपको पता है उस्मान कादिर हैं, शाहनवाज धानी हैं और एक खुशदिल शाह हैं जो कि ऑलरेडी स्क्वाड का पार्ट थे, और आजम खान को हमने ड्रॉप किया है। शोएब मकसूद अब माइट भी एक कमर की इंजरी है या शोएब मलिक को लाने की वो है, यू नेवर नो, बट न्यूज तो ये आ रही है कि शोएब मकसूद गॉट इंजर्ड, तो डॉक्टर सेड कि आपने कंप्लीट रेस्ट करना है, सो ही इज आउट। शुरू में हफीज का भी आ रहा था कि उनको भी कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, कोई डेंगू वगैरह उनको हुआ, और उसके बाद ही इज गेटिंग बेटर नाउ। पंजाब की साइड से उम्मीद है कि आगे आने वाले मैचेस में होंगे। तो 15 तो अनाउंस हो गया एंड एवरीवन इज नाउ कंफर्टेबल। आपने भी ये बात की कि पाकिस्तान लुक्स मोर स्ट्रेंथन नाउ। सरफराज की भी इंक्लूजन हो गई है आजम खान की जगह, तो विच इज अ गुड फैक्टर। सरफराज बीइंग ए लकी चार्म और काफी एक्सपीरियंस है उसको, आजम खान से कंपेरेटिवली बेहतर ही है। हमें हर पिंच हिटर नहीं चाहिए, कुछ ऐसा बंदा भी चाहिए स्ट्राइक को रोटेट भी कर सके बीच में। प्लेइंग 11 थोड़ा सा मुश्किल होगा डिसाइड करना, कीपिंग इन माइंड जो टॉप 3 के स्लॉट्स हैं, जिसमें मैं आप बात करता हूं मोहम्मद रिजवान की, बाबर आजम की और फखर जमान की, अलॉन्ग विद हैदर अली। हफीज और मलिक को हम फोर्थ फिफ्थ पे भी देख सकते हैं, बीइंग ए मिडल ऑर्डर और बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर। जो टॉप 3 के स्लॉट्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रेज मुझे इस तरह हो रहा है कि अगर हम नॉर्मल ट्रेंड के साथ जाते हैं जिसमें आपका बाबर और रिजवान काफी टाइम से ओपन कर रहे हैं, लेकिन पिचेस अब यूए की हैं और फर्स्ट मैच हमारा आज ट्राइवल्स इंडिया के साथ है, इसमें फखर जमान जिनसे लाइक एक्सेप्शनल बैटिंग करते हैं ऑन द डे, अगर इंडिया के साथ वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो व्हाट यू थिंक कि फखर शुड ओपन अगेंस्ट इंडिया, या ये कोई एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, या उसी पैटर्न पर चलेंगे कि रिजवान और बाबर ओपन आएंगे, फखर को वन डाउन आएंगे, और वन डाउन फखर आते हैं तो थोड़ा सा हैदर अली का स्पॉट भी हिल रहा है। हैदर अली यूजली नंबर 3 का प्लेयर है, जो कि शोएब मकसूद के जाने से अब उनको चांस मिला है बीइंग नेशनल T20 मैच। मुझे टॉप 3 थोड़ा अपने परस्पेक्टिव से बताएं, क्या लग रहा है ओपनर कौन होगा? उसी रिदम के साथ जाएंगे या वी कैन सी फखर एट नंबर 3 या फखर इवन एट नंबर 6, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा वेस्ट होगा फखर को आप नंबर 6 पे लाते हो। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, के टॉप 3 पाकिस्तान का क्या होगा वर्ल्ड कप में? नहीं, मेरे ख्याल से वो फखर और रिजवान ओपन करेंगे और बाबर एक स्टेप डाउन आ जाएगा, क्योंकि फखर ने मिडिल ऑर्डर में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी और बाबर एज एन ओपनर अब थक चुका होगा थोड़ा सा, क्योंकि उसकी असल पोजीशन तो नंबर 3 है, तो मेरे ख्याल से वहीं पर ही आएगा बाबर, नंबर 3 पे आएगा।
लेकिन अमर उस अगर पर वही मेरी वाली बात, काउंटर डिबेट में ये करूंगा, आपके पॉइंट से मैं एग्री जरूर करता हूं, मेरा माइंड भी उस तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप बाबर को नंबर 3 पे लाते हो तो हैदर अली को आप चौथे पे लेके जा रहे हो, जो कि उनका स्पॉट नहीं है। इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, टी20 शॉर्टर फॉर्मेट है, मतलब आपको यहाँ आके बस अपनी बैटिंग करनी है विद कंजम्पशन ऑफ कपल ऑफ बॉल। 50 ओवर्स होता तो मैं कहता कि माइट भी फर्क पड़ेगा, आई डू एग्री विद यू एंड सेकंड यू कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पॉट्स को थोड़ा बहुत हिलने से वेरिएशन होगी। इस टाइम हम 1-2 ले रहे हैं, अपने व्यूअर्स को पता चले कि एज पर अमार के हमारे पास रिजवान और फखर का देख रहे हैं कि एज अ ओपनर, और 1 डाउन ये कह रहे हैं कि एज अ बाबर आएंगे, और उसके बाद वही आप चलाएंगे हैदर अली को या मलिक या हफीज को ऊपर देख रहे हैं। हैदर अली का आप क्या स्पॉट देख रहे हैं शॉर्ट? हैदर को तो मैं देख ही नहीं रहा अभी, ऑनेस्टली बताऊं तो उसको जो मेरी ख्वाहिश है उसके अकॉर्डिंग मैं अभी फिलहाल उसको नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ अभी हफीज और मलिक नंबर 4 और 5। हैदर अली को अभी मैं कंसीडर नहीं कर मतलब रहा। हैदर अली वॉन्ट बी पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 अगर हम फर्स्ट काउंटर की बात करेंगे ईस्ट इंडिया? नहीं, आई थिंक उसको होना भी नहीं चाहिए। आपके पास शादाब है बीच के नीचे, शादाब ने आना, फिर मोहम्मद वसीम जूनियर है तो उसको एज एन ऑलराउंडर खिलाना चाहिए। अभी अगर प्रेफरेंस हम जूनियर पोजीशन को बाय आप पोजीशन लगाएं। चलेंगे, पोजीशन बाय पोजीशन चलेंगे। ओपनर्स तो हमारे क्लियर हैं, या तो बाबर रिजवान होंगे, या जिस तरह आपने कहा कि फखर के साथ आ सकते हैं। फखर को मेरा नहीं ख्याल कि वो हटाएंगे ओपनर से। मीनवाइल कराची से ज्वाइन कर लिया हमें फारिज ने, जैसे वो कनेक्शन पे आते हैं हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ स्पॉट पे तो इतना मुश्किल नहीं होगा हमार जज करना, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज बड़ी ऑब्वियस चॉइस है, राइट? ये 4 और 5 दोनों की है ऑब्वियस चॉइस में, ठीक है। हफीज और एंड जिस तरह मैं बात कर रहा था, फारिज ने कराची से ज्वाइन कर लिया है। फारिज, यू देयर? कैन यू हियर अस? फारिज, यू कैन यू हियर अस? फारिज का माइक म्यूट है। जैसे ही फारिज से कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो फारिज से भी थोड़ी सी डिबेट लेते हैं। हमारे कमिंग बैक टू द फिफ्थ स्पॉट, फोर्थ फिफ्थ हमने कर लिया। सिक्स स्पॉट आसिफ अली, लकी कह लें या क्या बात करूं, वो जगह अपनी बना लेते हैं। तो पाकिस्तान को छठे नंबर पे आप समझते हैं आसिफ अली की शक्ल में एक हिटर, जो फिनिशर का वर्ड जिसको मैं कह लूंगी, वो मिलेगा, या आप स्टिक करेंगे कि जो हमारे पास नवाज, इमाद वसीम, शताब खान है, जो आजकल तीनों अपनी बैटिंग पे काफी परफॉर्मेंस दे रहे हैं शो करने के लिए, वी आर सॉर्ट ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर। हालांकि तीनों आए एज अ बॉलर हैं, लेकिन तीनों की अगर परफॉर्मेंस देखूं, नवाज इज एक्सेप्शनल इन नेशनल टी20, इमाद वसीम भी बड़ा जराना खेल रहे हैं, और शदाब देंगे वाइस कैप्टन। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कि उनको ड्रॉप करेंगे। अगर कंपेयर करूं तीनों में से, शदाब वाइस कैप्टन भी है, जगह तो वो बना लेगा। तो क्या समझते हैं कि इन तीनों में से दो खेलेंगे, या माइट बी देयर इज अ चांस के बाबर आजम इन तीनों को लेकर चले जाएं साथ प्लेइंग 11 के लिए? मेरे ख्याल से दो स्पिनर्स होंगे, दैट विल बी। जी जी। शादाब तो मस्त है ना, शादाब मस्त है। उसके अलावा अब इमाद और नवाज का ना ये कंपैरिजन है, ये कंपटीशन है काफी का। तो इन दोनों में, तीनों में से कोई से दो ही होंगे। उसके बाद फिर मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह आती है। तो ये मैं कह ये मेरा ठीक स्टैंड हो है गया। कि सेवंथ एट पे, तो शादाब बेसिकली सेवंथ एट पे वी आर ओके विद, लाइक जिस तरह एक शदाब पे बीइंग वाइस कैप्टन वो जगह बना लेंगे अपनी, और इमाद वसीम और नवाज में टाई होगा। मैं थोड़ा सा जाऊंगा वैसे इमाद वसीम के साथ, कंसिडरिंग अर्ली मैचेस जो इंडिया के साथ है। नवाज इज अ हैंडी, लाइक पाकिस्तान को हो सकता है, लेकिन देखते रहेंगे आगे जिस तरह मैचेस चलेंगे। आगे आपने बताया मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, अलॉन्ग विद हमारे पास शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, हसन अली हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे काउंटर डिबेट में ये भी सोच रहा था कि धानी हमें रिजर्व में गए हैं। रिजर्व का मतलब है कि खुदा न खास्ता कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या कोई रिप्लेसमेंट होती है तो भी। थोड़ी सी डिबेट क्रिकेटिंग चैनल्स पे भी मैं देख रहा था और चल रही है कि लोग धानी को थोड़ा सा प्रेफर कर रहे हैं और वसीम जूनियर। विल इट बी अ वाइज अप्रोच, या वी शुड स्टिक विद वसीम जूनियर, कीपिंग इन माइंड कि वसीम जूनियर बैटिंग भी थोड़ी अच्छी कर लेते हैं? वसीम जूनियर की अगर आप बैटिंग में टाइमिंग देखो, वो अफरीदी वाली एबिलिटीज हैं उसमें, तो वो एक माइनर प्लेयर्स को कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। धानी का अगर रिप्लेसमेंट बनता वो या हारिस राव से बनता या शाहीन शाह अफरीदी से बनता, और मेरे ख्याल से उन्हीं को रिप्लेस कर सकता था धानी। और यू वसीम जूनियर सेंस नहीं बनती सीधी सी बात। थोड़ी सी गप फारिज से भी कर लेते हैं। फारिज, यू देयर? कैन यू हियर अस? फारिज की, या आपकी आवाज में बड़ी डिस्टॉर्शन है, ये पता लग गया कि आप मौजूद जरूर है लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या जब तक वी कैन हियर यू बट, लेकिन डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है, पीछे से आवाज काफी ज्यादा आ रही है। चले, जब तक फारिग का कनेक्शन रिस्टेब्लिश होता है, हमारे थोड़ा सा आते हैं
पाकिस्तान थोड़ा सा पिछले एक मंथ से काफी मुश्किल टाइम से इसलिए गुजरा कि न्यूजीलैंड ने खेलने से इनकार किया, फिर इंग्लैंड ने खेलने से इनकार किया, और पाकिस्तान के हेड कोच मिसबा उल हक चले गए, वकार मिस बॉलिंग कोच चले गए, पाकिस्तान के सीईओ वसीम खान जो कि मेरा अगर ओपिनियन ले इज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काफी काम किया है, थिंकिंग ब्रेन था, काफी कुछ सोचा, और इवेंचुअली रमीज राजा का फैक्टर कह लें जो कि बाहर ऑब्वियस वही लग रहा है कि उसकी वजह से लोग ज्यादा जा रहे हैं। उनके स्टेप्स भी अच्छे हैं, रमीज राजा हिमसेल्फ इज डूइंग गुड फॉर नाउ, आई गेस आगे आगे वक्त पता लगेगा। तो बेसिकली सकलैन मुश्ताक को इंटरिम हेड कोच अभी अपॉर्चुनिटी दी हुई है फॉर द वर्ल्ड कप। थोड़ा सा अब थिंक टैंक चेंज होगा। मिसबा आप शायद एग्री करें, थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं और वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं जगह को सेव करने के लिए। अब वो नहीं है। सकलैन की जो असाइनमेंट है हमने पास में भी देखा, इंग्लैंड के साथ बड़ा अच्छा गुजरा है उनका टाइम पीरियड, वर्ल्ड कप चैंपियन बना इंग्लैंड, फिर वेस्ट इंडीज के साथ इंडल्ज रहे सकलैन मुश्ताक। तो कितना बेनिफिट रहेगा सकलैन मुश्ताक का इस टीम के साथ होना, और कितने डिसीजंस ऐसे भी हो सकते हैं जो हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो पाकिस्तान की उस पर नजर आएंगे फील्ड पे सकलैन मुश्ताक के आने से? सकलैन मुश्ताक एक वाइज प्लेयर था हमेशा से, तो इसका तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डिफरेंट इसका माइंडसेट भी जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा बाकी प्लेयर से, क्योंकि ऐसे उसने कैप्टनसी तो इतनी नहीं की। लेकिन जो बाकी कोचेस हैं, मिसबा के टेन्योर से जब आके आप एक थोड़े बेहतर कोच की तरफ आओगे ना, तो मेरे ख्याल से टीम ओवरऑल टीम का मोराल बूस्ट करेगा। क्योंकि मिसबा की जो अप्रोच थी ना, वो थोड़ी सी मतलब कि एज फैक्टर या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी। जो बंदा उस बात ना भी सुनता हो ना, वो भी किसी तरह से डोमिनेट हो जाता था, until and unless कोई एक्सेप्शनल अफरीदी टाइप का बंदा हो जिसने किसी की नहीं सुनी होती, वरना मिसबा से जो है ना हर बंदा डोमिनेट हो जाता है। तो मिसबा बिल्कुल। का ये फैक्टर था। तो लेकिन और ये फैक्टर सकलैन के केस में नहीं होगा, एक फ्लेक्सिबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, तो मेरे ख्याल से टीम के लिए, ड्रेसिंग रूम के लिए बहुत अच्छा होगा ये उसकी पर्सन। चलिए, सकलैन के लिए तो मैं डेफिनेटली आपसे एग्री करूंगा, इतना लैंग्वेज बैरियर भी होगा, प्लेयर्स के साथ खेले भी हुए हैं, स्पेशली शुएब मलिक, हफीज वगैरह हो गए, ये पुराने प्लेयर्स हैं, इवन इमाद वसीम वगैरह भी पिछले T20 पे भी हमारे स्क्वाड का पार्ट था। थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, उमर हमारा इस पे सेशन नहीं हुआ था, अब हेडन बीइंग ए बैटिंग आपका कह लो कि असाइनमेंट पे लिया इसको कोच की, और बॉलिंग में आपका फिलेंडर है, हाउ डिफिकल्ट इट विल बी कि अभी सुना है कि फिलेंडर तो पाकिस्तान ऑलरेडी आ चुके हैं, ही इन लाहौर, और दुबई में ज्वाइन करेंगे हमें मैथ्यू हेडन। तो थोड़ा सा पाकिस्तान के कल्चर को देखते हुए, इवन देखिए वो अभी तक यूज टू नहीं है, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले उनकी असाइनमेंट मिली और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान लोगों के साथ फेस करेगा। और हसन अली का मैं एक इंटरव्यू सोच रहा था कि ही इज करंटली फेवरिंग वकार यूनुस के, ये अभी चीज नहीं होनी चाहिए थी, और वकार यूनुस से कह रहे थे मैंने सीखा भी बहुत कुछ है, लेकिन जो हुआ उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। कितना इंपॉर्टेंट है फिलेंडर और हेडन का रोल यहाँ पे राइट बिफोर वर्ल्ड कप? अब पता नहीं इसका, अब हेडन का मुझे नहीं पता क्या इम्पैक्ट आएगा। हेडन की पर्सनैलिटी मुझे पाकिस्तानियों के लिहाज से इतनी ठीक नहीं लगती कि पाकिस्तानियों को वो कोई अच्छा लीड करेगा। ऑनेस्टली जिस तरह से डेव वॉटमोर भी आया था पाकिस्तान, कुछ भी नहीं कर सका था। तो मेरे ख्याल से उसकी पाकिस्तानियों के साथ अगर फॉरेन कोच रखते हैं तो कोई फ्रेंडली टाइप पे रखना होगा। जैसे एक बहुत पहले का कोच आया था, जस्ट लॉसन एक था, बिल्कुल, 2007 के वर्ल्ड कप में हमारे कोच थे वो, जो पाकिस्तान रनर अप बना था, जेफ लॉसन। एग्जैक्टली और पाकिस्तान, और लिटरली उसने प्लेयर्स को बनाया था, जिसमें मिसबा को उसने बनाने में उसका रोल होगा अच्छा खासा। तो मेरे ख्याल से उस तरह का बंदा कोई होना चाहिए, फ्रेंडली टाइप का। फिलेंडर तो मेरे ख्याल से फिर बेहतर होगा, लेकिन हेडन के वो मैं इस पर्सपेक्टिव में इतना बेहतर नहीं देखता। फारिज आप हमें सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। फारिज आपसे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी कोचिंग स्टाफ की बात हो रही थी कि पाकिस्तान के लिए लास्ट 1 मंथ काफी थोड़ा सा मुश्किल था, 2 टीमें पाकिस्तान नहीं आई, हमने नेशनल T20 किया, और वो कहते हैं जो होता है बेहतर होता है, नेशनल T20 से कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस आई जो कि पाकिस्तान की फैन फॉलोइंग के लिए काफी अच्छा हुआ, और सरफराज टीम में वापस आए, स्ट्रेंथन मिडल ऑर्डर हुआ, शुएब मलिक वापस आए हैं, और उसके अलावा 1-2 प्लेयर्स की और चेंजेस हुई, खुशदिल को रिजर्व में डाला गया, और आजम खान जिसके फेवर में कोई इतना था नहीं पहले भी, वो वैसे ही बाहर हो चुके हैं। तो कोचिंग एलिमेंट में थोड़ा सा कंटिन्यू आपसे करूंगा कि लैंग्वेज बैरियर को अगर देखा जाए तो फिलेंडर और हेडन गोरे कोच पाकिस्तान ले तो आया है राइट बिफोर वर्ल्ड कप, इतना टाइम भी नहीं है, किस तरह देख रहे हैं हेडन को और फिलेंडर को पाकिस्तान टीम की कोचिंग करते हुए? फिलेंडर और हेडन देखें बहुत एक अच्छी चॉइस है, और मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकते हैं ये लोग, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट है ना, हमारा माइंडसेट अभी मिसबा और वकार की कोचिंग में स्पेशली बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि लैंग्वेज बैरियर की देखिए जहाँ तक बात है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, प्लेयर्स की कोर्सेज भी बाकायदा हुए किए जाते हैं NCA में, और जो एक लैंग्वेज बैरियर है, भले शायद थोड़ा हमने देखा है कि शायद प्लेयर्स को हिचकिचाहट होती है बोलने में,
लेकिन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द बिल्कुल। इंग्लिश लैंग्वेज बेटर नाउ। सो एज सच मुझे नहीं लगता कोई लैंग्वेज बैरियर होगा, क्योंकि बिकी आर्थर के दौर में भी लैंग्वेज बैरियर लोग कहते थे मसला होगा, लेकिन हमने देखा कि उनके टाइम में जो लिमिटेड ओवर्स की टीम थी वो काफी जेल हुई नजर आई थी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम इन चैंपियंस ट्रॉफी एंड अदर इन T20 क्रिकेट आल्सो। हम सरफराज की कैप्टनसी में वही कोच थे ना, तो लगातार 11 सीरीज जीते थे। तो अगर लैंग्वेज बैरियर होता तो लैंग्वेज बैरियर हर्डल आ सकता था और हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव नहीं हो सकती थी। लेकिन ये कि उन्होंने, आपको एक वाकया याद होगा, सोहेल खान को भी बहुत ज्यादा चित्तड़ लगाई थी, बिल्कुल। वो इंग्लिश में बोला होगा ना, तो बिल्कुल उर्दू में तो बिल्कुल। नहीं गालियां दी होंगी उन्होंने। और तो उमर ये अकमल का सारा भी, सीन है। उमर अकमल का मुझे याद है, उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि डेव बिल्कुल वॉटमोर बस मुझे गालियां दी हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह बिल्कुल। जाता है। उम्मीद यही कि पाकिस्तान अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, सारे प्रोफेशनल्स हैं, लिमिटेड गेम है हाँ और अच्छा इंक्लूजन मुझे भी लग रहा है, होपफुली इंशाल्लाह ये डिलीवर करेंगे। फारिस, थोड़ी सी बात करते हैं अब स्पेशलिस्ट पे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बिल्कुल। रन कर रहा है, अभी इंशाल्लाह आपके शो पे भी आना है। तो T20 जी वर्ल्ड जी कप जो अभी फिलहाल अनाउंस हुआ है, अगर हम स्पेशलाइज्ड बैट्समैन की बात करें तो वी हैव बाबर आजम, आसिफ अली, फखर जमान एंड हैदर अली एज अ टॉप 4 बैट्समैन। क्या देखते हैं, दिस इज द बेस्ट चॉइस पाकिस्तान हैव इंक्लूडिंग बाबर, आसिफ, फखर एंड हैदर? अगर मैं सिर्फ बैट्समैन की बात कर रहा हूं, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, बॉलर्स पे बात पे आऊंगा। वी हैव अ सेट ऑफ 5, जो दोबारा नाम रिपीट करता हूं व्यूअर्स के लिए। बाबर आजम है, आसिफ अली है, फखर जमान, हैदर अली। बेस्ट कॉम्बिनेशन वी हैव फॉर द बैटिंग। सो फार बेस्ट ही कहेंगे इसे, क्योंकि देखें जो खुशदिल शाह का नाम आ रहा था बीच में और शोएब मकसूद का नाम आ रहा था, इस पे काफी लोगों का रेजोल्यूशन थी शोएब मकसूद से ज्यादा खुशदिल शाह पे। तो मैं कहूंगा कि एक डेफिनेटली एक गुड डिसीजन है, क्योंकि हमने देखा है सो फार इन नेशनल T20 एंड ऑल ऑफ द गेम्स फॉर द टीम, खुशदिल शाह इज प्लेइंग, ही इज नॉट बैटिंग कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए वो अभी तक मुझे, और स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। 1 और 2 इनिंग्स देखें, वो हर कोई खेल लेता है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उनकी स्ट्राइक रेट एक तो मैं कब से देख रहा हूँ इम्प्रूव नहीं होती नजर आ रही है। उन्हें मौका मिला तो न्यूजीलैंड सीरीज में, फिर साउथ अफ्रीका सीरीज में लास्ट टाइम, तो बिल्कुल फेल एंड फ्लॉप नजर आए थे। तो ये हार्ट्सफर्ड है थोड़े, आई नो जो व्यूवर्स सुनने को देंगे यार थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये लोग करते हैं, लेकिन देखें हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हम इंफॉर्मेशन पूरी लेकर ही आते हैं, उसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स के बुनियाद पे हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही डिसीजन है खुशदिल शाह को रिजर्व रखना। और एक और अगर इंक्लूजन हो सकती थी यहाँ पे, तो वो हो सकती थी शर्जील की, इन प्लेस ऑफ मे बी एन अदर बैट्समैन, आई डोंट नो विच बैट्समैन टू मे बी मतलब बाहर किया जाए यहाँ पे उनकी जगह पे, लेकिन ये कि उनकी इंक्लूजन हो सकती थी। बाकी हैदर अली हैज टू प्रूव हिमसेल्फ सो फार, ही हैज प्लेड क्वाइट गुड इनिंग्स इन नेशनल T20 फॉर द नॉर्दर्न। तो लेकिन देखते हैं कि कैसा रहता है अभी। बिल्कुल ठीक हो गया, काफी डिटेल एनालिसिस दिया फारिस ने। विकेट कीपर पे आते हैं मार आपकी तरफ। पहले भी है मोहम्मद रिजवान और आजम खान। अब आजम खान की इतनी थोड़ी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, जिसकी वजह से सरफराज अहमद को ऑप्ट किया गया है। विल इट बी अ वाइज डिसीजन के एक या ये आजम खान के लिए भी उनके कॉन्फिडेंस को शैटर कर सकता है जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप के नाम आना, और उसके बाद बड़ी तनकीद हुई कि मोइन खान के बेटे हैं दिस एंड दैट, और सडनली फिर सरफराज का नाम आना? कितना वाइटल होगा सरफराज का मोहम्मद रिजवान के साथ बेसिकली एज अ बैकअप सेलेक्ट होना? क्योंकि मैं जो चीज देख रहा हूँ, सरफराज अहमद मुझे खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। जब तक शुएब मलिक बाहर थे, सिलेक्ट नहीं हुए, तो मैं कहता शायद सरफराज मिडल ऑर्डर में आ जाए। मुझे सरफराज अहमद इस टाइम प्लेइंग 11 का पार्ट नजर नहीं आ रहे, अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता मोहम्मद रिजवान को इंजरी होती है। योर थॉट्स? मेरी थॉट्स नजर तो नहीं आ रहा, चांस तो नहीं नजर आ रहा सरफराज का कोई कि प्लेइंग 11 में होगा कभी। लेकिन अगर उसकी रिप्लेसमेंट से बन सकती है तो वो हो सकता है उसको आसिफ अली को अगर खिलाना हो तो मे बी उसकी जगह प्रेफर करनी सरफराज को। लेकिन तो मैं मैं नहीं चाहता थोड़ा सा ना कि अम्मार को उसकी कहीं इंटरप्ट जगह करूंगा, सॉरी अम्मार। मैं हाँ बेसिकली ये बोलना चाहूंगा कि देखें सरफराज अहमद की आपने बात करी, तो सरफराज अहमद को बेसिकली एक देखें, मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, थोड़ा प्रेशर मतलब ना एक कह सकते हैं पब्लिक की तरफ से, और थोड़ी सी उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज भी लास्ट आई थिंक 2 to 3 इनिंग्स वो थोड़े से टच में नजर आए हैं। तो सेलेक्टर्स पे ये मतलब एक बना प्रेशर कि यार इन्हें खिलाया जाए यहाँ पर, और क्योंकि ये नेशनल T20 में भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मे बी एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही कैन प्ले दैट पार्ट। और जिस तरह हमने देखा कि आजम खान स्ट्रगल करते हुए नजर आए, ये मतलब डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हुए ना वो, क्या एक तो होता है 20 to 30 इनिंग्स की जो रन खेली जाती है, जो मकसूद खेल रहे थे बिफोर मेकिंग हाफ सेंचुरीज एंड ऑल ऑफ द गेम। लेकिन बिल्कुल। ये कि बिल्कुल वो तो रन्स भी नजर नहीं आ रहे ना आजम खान, तो प्रेशर बना था बहुत ज्यादा वसीम के ऊपर, मोहम्मद वसीम के ऊपर, चीफ सेलेक्टर जो है, तो इसलिए मुझे लगता है उन्हें लिया गया है। और बाकी ये कि इनकी जो बात है और आपकी दोनों की बात है, मैं उससे मुत्तफिक करूंगा कि जो है चांस तो नजर नहीं आ रहा सरफराज का मुझे भी, लेकिन ये कि मे बी दे हैव थॉट कि या मतलब कोई ऐसे मैच आ जाए जिसमें फंस जाए जिसमें हमें एक और बैट्समैन की
खिलाने की जरूरत हो मिडिल ऑर्डर में, एक्सपीरियंस बैट्समैन चाहिए। तो अगर हम आजम खान से कंपेयर करें, आजम खान इस लीग में अभी नहीं आते, और एक मैं कहूँगा अच्छा डिसीजन है कि उन्हें अभी ड्रॉप कर दिया गया। मे बी उन्हें एक्सपीरियंस थोड़ा और अपना लेना चाहिए, फर्स्ट क्लास गेम खेलने चाहिए। मैं बार बार ये बोलूंगा कि हमारे यहाँ ये होता है कि 1-2 T20 मैचेस पे आके खेल लेता है, बस वो कहते हैं यार इसे टीम में डाल दो। ऐसे नहीं होता है। हम की एग्जांपल मूसा खान की एग्जांपल है, नसीम शाह की एग्जांपल है कि उन्होंने 1-2 मैचों में अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसके बाद वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपको T20 में भी लेकर आना है ना, तो T20 में लेकर आने के बाद भी हमें बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाने चाहिए। उसके बाद नेशनल T20 के टूर्नामेंट होते हैं, उसमें लगातार खेलना चाहिए। उसके बाद मे बी ही शुड इन द टीम। बिल्कुल तो सही हो हमारी गया। तो मेरा जो पॉइंट है ना सरफराज के बारे में, इन केस के फखर जमान या रिजवान में से कोई किसी वजह से आउट ऑफ फॉर्म होता है या कुछ भी, तो सरफराज जो है ना बहुत ज्यादा क्रूशल हो सकता है। यूएई बिल्कुल, में उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी है, तो मेरे ख्याल से सरफराज बहुत जबरदस्त चॉइस हो सकता है यही इन मैंने केस भी फखर पॉइंट और किया। रिजवान बिल्कुल आपकी बात सही थोड़े है। से। हाँ हाँ, बस यही मेरा भी पॉइंट। तो बिल्कुल जो दोनों हमारे साथ इस टाइम सेशन में मौजूद हैं, अमार और फारिस, दोनों इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि सरफराज अहमद यूटिलिटी प्लेयर, डिपेंडिंग अपॉन मैचेस और कौन से मैच की जरूरत है, तो सरफराज अहमद कैन बी हैंड इन यूए विकेट्स। थोड़ा सा आते हैं ऑलराउंडर्स पे, टाइम हमारा काफी जा रहा है। ऑलराउंडर्स पाकिस्तान टीम में इस टाइम फारिस और अमार काफी ज्यादा है। अगर हम देखें इन लाइट्स ऑफ मोहम्मद हफीज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शदाब खान, इमाद वसीम एंड शुएब मलिक, तो 15 में से अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 आपके ऑलराउंडर्स हैं। और T20 कहते हैं कि ऑलराउंडर्स की गेम है और आपका बड़ा हैंडी होता है। अगर एक प्लेयर आपका बैटिंग में फ्लॉप हो गया तो बॉलिंग में आपको डिलीवर कर देगा। और ये सारे जितने मैंने नाम लिए सारे अच्छे फील्डर्स भी काफी हैं, इन लाइट्स ऑफ शदाब खान, शुएब मलिक इन पर्टिकुलर। तो और अमार से मैं थोड़ी इस पे ऑलरेडी डिबेट कर चुका हूँ, इंटेक पे ले चुका हूँ। फारिस आपसे पूछना चाहूंगा कि शदाब खान, इमाद वसीम और नवाज, ये तीनों आजकल अपनी बैटिंग में भी काफी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वैसे हम इनको बॉलिंग रोल ज्यादा जानते हैं, स्पेशली मोहम्मद नवाज और शदाब को, इमाद फिर थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन तीनों की तरफ ये देखा जा रहा है कि बैटिंग की अभी नेशनल टी में देखें, मैं देख रहा था कि सेकंड हाईएस्ट सिक्सेस आपके मोहम्मद नवाज के हैं। तो एक तो इनका रोल बताएं। अमार ऑलरेडी बता चुके हैं कि बीइंग ए वाइस कैप्टन, शदाब खान तो प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे। मैं अमार को डेफिनेटली सेकंड करूंगा इस बात पे। आप क्या समझते हैं कि तीनों में से बाबर के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा कि तीनों में से किसको पिक करना है? क्योंकि यूए की विकेट स्लो होंगी, स्पिनर्स का रोल वाइटल होगा, और वी हैव मोहम्मद हफीज एंड शुएब मलिक एज वेल, अगर आपने पार्ट टाइम चलाना। और हफीज तो मेरे ख्याल से बॉलिंग करेंगे भी। तो क्या समझते हैं कि तीनों में से तीनों को खिलाएगा बाबर आजम, या सिर्फ 2 जगह आएंगी जो अमार कह रहे थे? और मैं अमार को सेकंड कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से शदाब और इमाद को चांस मिलेगा अर्ली ऑन। देखें, जहाँ तक मेरा इसके हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अगर जाता ना शादाब की जगह, मैं भी शायद इमाद वसीम भी कंटिन्यू करता, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्म मुझे ऐसा शायद लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि उनकी विद द बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी कोई इंप्रेसिव नजर नहीं आई है। और बैटिंग में भी वो मतलब आगे पीछे इनिंग उन्होंने खेली, इतनी खास नहीं खेली, लेकिन क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है, आपको मैच याद होगा अफगानिस्तान वाला, जिससे बिल्कुल पाकिस्तान के बिल्कुल हलक में मैच आ गया था। तो ऐसे मैचेस के लिए ना बिल्कुल बीइंग अ यूटिलिटी प्लेयर, इमाद इज मोर आई थिंक अ गुड ऑप्शन। लेकिन ये कि अगर हम फॉर्म की तरफ जाएं और पास्ट परफॉर्मेंसेस की तरफ जाएं, तो वहां नवाज फिट होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और अगर मैं शायद शादाब की जगह, अगर बाबर आजम की बैग ऑफ पार्टनर बाबर आजम की जगह होता, तो मैं जाता नवाज के साथ, क्योंकि नवाज की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस है ना, उससे टीम को फायदा होता हुआ नजर आया है मुझे। जो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच देखा था होम सीरीज में, साउथ अफ्रीका की जो हुई थी वहां पर, एग्जैक्टली उससे exactly, भी उन्होंने नवाज जो है वो भी नर्व्स वाइज काफी स्ट्रांग है बिल्कुल नवाज भी, तो इतना ज्यादा बिल्कुल कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। तो वो डाउन द वायर मैच गया था, आपको याद होगा, तो उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस मतलब अच्छी रही थी। और इसके अलावा अभी जो साउथ अफ्रीका होम सीरीज जब पाकिस्तान में खेलने आई थी, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंसेस रही थी कुछ। तो ये है कि उन्हें प्रॉपर एक रन मिलना चाहिए, उस तरीके से प्रॉपर रन उन्हें मिला नहीं है मेरे ख्याल है अभी तक। हो सकता है मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद गलत हो, लेकिन जहां तक मैंने देखा है वो इन एंड आउट ना हमारे चीफ सेलेक्टर या जो भी मैनेजमेंट है वो करती रहती है। तो एक बहुत, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होगा बाबर आजम के लिए। क्योंकि देखें, आपकी जो बात है, शोएब मलिक भी ऑफ स्पिन करा सकते हैं, हफीज भी करा सकते हैं, इसके अलावा इमाद वसीम है, 2 हमारे पास ऑफ स्पिनर हो गए, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए। तो मुझे ये लगता है कि शुरू के मैचेस में मे बी दे विल गो विद इमाद वसीम। लेकिन अगर जहां उनकी लैक ऑफ फॉर्म नजर आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि नवाज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नवाज का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हुए, अगर आपको याद होगा। तो बिल्कुल। यूएई में स्पेशली, तो वो पहला ओवर कराते थे हर मैच पे ना, फर्स्ट ओवर सरफराज उनसे कराते थे, राउंड द विकेट और लेग बिफोर काफी उन्हें मिलते थे। तो मुझे ये लगता है ये स्ट्रेटेजी शायद बाबर आजम के दिमाग में भी हो सकती है। तो मे बी ही विल गो विद नवाज इफ इमाद फेल्स।
बिल्कुल सही कहा फारिज आपने और अमार बिल्कुल, क्योंकि अगर बैकअप पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा है, जो आपने बात की कर एक नहीं परफॉर्म करता तो उसके पास बैक एंड माइंड पे रहेगा कि दूसरा बंदा मेरे पे बिल्कुल तैयार है अगले मैच के लिए, तो ये चीज बड़ी एग्जैक्टली। कंपटीशन वाइज भी काफी हेल्प करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बॉलर्स पे आते हैं, उससे पहले एक सवाल छोटा सा फारिज आपसे लूंगा। अमार की तरह और मैं भी इस बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ, मोहम्मद वसीम जूनियर को आप ऑलराउंडर कैटेगरी में ला रहे हो या उसको हम एज अ फास्ट बॉलर? जी जी नहीं, प्लीज। बेसिकली तो वो फास्ट बॉलर ही हैं, लेकिन ये कि विद द बैट उनकी कुछ ऐसी ग्लिम्पसेस नजर आई हैं मुझे नेशनल T20 में भी, और एक आध पाकिस्तान के मैच भी जब वो खेल लेते तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन वो मैच जल्दी कॉल ऑफ हो गया। लेकिन ये कि नजर आ रहा था कुछ के यार इनके अंदर ग्लिम्पसेस हैं कुछ अच्छा करने की। तो और आपको ये वाला मैच याद होगा, एक मेरे ख्याल है उन्होंने PSL में खेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें थोड़ा सी बैटिंग उन्होंने कर ली थी और मे बी इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिता भी इस्लामाबाद दिया था यूनाइटेड उन्होंने। को जितवाया था, बिल्कुल मुझे याद है। बिल्कुल। तो ऐसी ग्लिम्पसेस मुझे लगता है थोड़ी सी अगर उन पर मेहनत की जाए ना तो ग्लिम्पसेस नजर आ रही है उनके, लेकिन अभी हम उन्हें ऑलराउंडर कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अभी जो है वो एक बॉलर है, तो फास्ट बॉलर विद द पेस एंड विद द इन स्विंग, ही इज गुड इन दैट डायरेक्शन, नॉट इन द सेंस ऑफ अ ऑलराउंडर येट, बट ही हैज टू डू जस्टिस विद हिज टैलेंट विद द बैटिंग आल्सो। तो मतलब इधर इन शॉर्ट कहा जाए तो नंबर 9 तक हमारी बैटिंग है, क्योंकि हसन अली की भी जो एग्जैक्टली। बैटिंग है, हसन अली की बैटिंग है, मैं सिर्फ शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को इसमें से एक्सक्लूड करूंगा, वरना टॉप 1 से 9 तक पाकिस्तान हैव अ वेरी डिसेंट बैटिंग लाइनअप, क्योंकि वसीम जूनियर और हसन अली कैन बैट और वाइटल मोमेंट्स पे छक्के छक्के मार लेते हैं। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का इतना नहीं है। हारिस रऊफ को भी मैंने पास में देखा है कि भला चला उनका चढ़ जाता है नेशनल T20 में भी। तो बॉलिंग भी है, फिनिश की तरफ आऊंगा, शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ एज अ पेस अटैक, तीनों इनिशियली पार्ट होंगे आपके ख्याल से इंडिया वाले मैच में? अच्छा, मुझे जहां तक लगता है ये तीनों डाल सकते हैं तीनों को, लेकिन अगर मैं होता ना तो मैं मे बी हारिस रऊफ को ड्रॉप करके एक और स्पिनर ऐड करता, क्योंकि देखें यूएई की विकेटें ऐसी हैं, और मतलब मैं इसको थोड़ा हार्श होऊंगा देखें, लेकिन मुझे हारिस बॉल वेरी मतलब बहुत माजरत के साथ, वेरी सॉरी टू से, मुझे एक टेप बॉलर ज्यादा लगते हैं, क्योंकि उनके पास पेस ज्यादा है। पेस उनके पास बहुत है, लेकिन जो है ना वो समटाइम्स अपना माइंड यूज नहीं करते। थोड़ा सा अगर वो माइंड को अपने कंट्रोल कर ले और नर्व्स पे काबू पा ले तो एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं। लेकिन वहां तक मुझे उनकी बॉलिंग नजर आई है ना, उनके पास या तो शॉर्ट पिच बॉलिंग का अटैक होता है, या वो एक आध बीच में स्लोअर वन कर देते हैं और उस पर उनकी पड़ती है मार बहुत बुरी। PSL के मैचेस में भी जिन्हें हम जो हमें नजर आया है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो वो पेस पेस डालते रहेंगे या फिर जो है स्लो वन करेंगे अगर ज्यादा वो स्लॉगिंग हो रही है उनके खिलाफ, तो एक बिल्कुल स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती। जैसे हमें पास्ट में नजर आते थे 2Ws, वसीम अकरम या इवन शोएब अख्तर या इवन वकार यूनिस, हम उनके, मैं यही नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल उनके जैसे बॉलिंग कराना शुरू हो जाए, वो एक अलग लेजेंड है बॉलिंग में, लेकिन ये कि थोड़ा सा अगर आपको मार पड़ रही हो ना तो आप थोड़ा अपना बैक को बैक करें और थोड़ी यॉर्कर्स की भी ट्राई करें। आई नो, बीइंग अ फास्ट बॉलर माई सेल्फ ऑल्सो, मैंने भी जितनी क्रिकेट खेली है, तो ये है कि बैंड करने में बैक को थोड़ा मसला होता है और बहुत ज्यादा जोर भी पड़ता है, लेकिन ये है कि जब आपकी जान पर आई हुई ना तो यॉर्कर इज द गो थ्रू वेपन। वसीम अकरम भी काफी ज्यादा ये मेंशन कर चुके हैं, और इवन आमिर भी अभी कुछ मैचेस में मुझे खेलते हुए नजर आए थे जो उन्होंने CPL में खेले इनफैक्ट, और PSL में भी उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये वो यॉर्कर, स्लो यॉर्कर और यॉर्कर फुल लेंथ डिलीवरीज वो करते हुए ज्यादा नजर आए, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी बहुत मार मुझे कम नजर आई एज कम्पेयर टू हारिस रऊफ। तो ये उन्हें चीज करने की मेरे ख्याल में जरूरत है, लेकिन अगर मैं कैप्टन हूँ तो मैं मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ हारिस रऊफ को ले जाने में। हारिस रऊफ मतलब खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैं रूल आउट कर रहा हूँ, लेकिन एक मैं यूई की विकेटों को देखते हुए ना मैं उनकी जगह दो फास्ट बॉलर और दो स्पिनर्स के साथ मैं जाना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है फारिद, एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बिल्कुल एक आखिरी स्क्वाड से हट के क्वेश्चन करूंगा, ये मोहम्मद हसनैन के साथ क्या ज्यादती होती है? 2019 में उसको ले गए, पूरा टूर कराया, वापस ले आया, अभी टीम में नाम आया और उसके बाद फिर उसका नाम रिप्लेस हो गया शाहनवाज धानी से। मोहम्मद हसनैन अभी तक अपने आप को क्यों नहीं क्या कह सकते हैं, मनवा नहीं पाए, या बड़े शॉर्ट उसमें जाऊंगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास। मोहम्मद हसनैन की जगह आप समझते हैं धानी की जगह बनती थी? मोहम्मद हसनैन उनको जो ओवरटेक कर गए धानी, तो जगह बनती थी धानी की, या मोहम्मद हसनैन को आगे जाएंगे? अच्छा नहीं, मैं जो हूँ वो धानी की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि धानी का जो है हमें काफी ज्यादा है ना परफॉर्मेंस नजर आ रही है, नॉट ओनली इन PSL बट इन डोमेस्टिक T20 ऑल्सो। अगर आपने मैचेस देखे हो सिंध के फॉलो किए हो तो उनकी जो लाइन और लेंथ है ना वो देखा होगा आपने, विकेटों में रहती है। ऐसा कभी भी नजर नहीं आया कि बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच कर रहे हो या बहुत ज्यादा स्लोअर वन डाल रहे हो, कंसिस्टेंसी से एक ही लेंथ पे वो बॉलिंग डालते हैं। तो रादर रादर आई विल गो विद धानी, क्योंकि हसनैन को ये थोड़ा सीखने की जरूरत है। लेकिन आपकी बात सही है कि जब नाम आ गया और बैक भी कर रहे हैं तो फिर चांस मिलना चाहिए था। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट में होता और कैप्टन की जगह में होता तो मैं हारिस रऊफ की जगह में भी हसनैन को लेकर जाता। हारिस रऊफ को शायद मैं ड्रॉप मार देता, लेकिन मैं हसनैन को कंटिन्यू करता, क्योंकि बीइंग अ यंग प्रोटेजी
उन्हें कुछ मतलब सही है, सीखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें ना, तो मतलब लाइन और लेंथ वाइज और विकेट वाइज तो मुझे एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में भी हसनैन की थोड़ी बेहतर नजर आई। जब स्लॉगिंग के स्पेशली ओवर्स चल रहे होते हैं तो उससे मैंने ये देखा कि हसनैन अपनी नर्व को ज्यादा काबू करते हुए नजर आए उस प्लेस में भी। आई डोंट नो अमार इस चीज से एग्री करें या नहीं, लेकिन मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है। यार हसनैन के मामले में ये है कि उसको बैक तो बहुत ज्यादा मिली है, लेकिन उसकी वजह से इवन नसीम शाह को इन्होंने काफी ज्यादा साइडलाइन किया है। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से हसनैन को एक बैक मिल रही है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हम्म। अगर खिलाना ही है तो जिस तरह ब्रेटली को खिलाया था ऑस्ट्रेलिया ने, उस तरह खिलाते जाएं। एक तो ये तरीका है, या फिर एक तरीका है कि बैक से बना के लाएं। तो मेरे ख्याल हम्म। से स्ट्रेटेजी ठीक है हसनैन के लिए, उसको अच्छा, इसी आपने तरह। नसीम शाह को आपने मेंशन किया ना, नसीम शाह का ये मसला रहा है कि नसीम शाह लैक ऑफ फिटनेस भी काफी उनका रही है। मतलब उनके बीच में कोई बैक पैक का भी मसला आया था, फिर बीच में नी वगैरह का भी कोई इशू आया। तो इंजरीज पे अगर वो काबू पा ले तो बहुत अच्छे बॉलर हो सकते हैं। मुझे उनकी असल हैट्रिक में याद है। जल्दी से सिनेरियो मैं, ये होते हाँ, कि जल्दी से बोर्ड सम की अप तरफ करूंगा। से बोर्ड जल्दी की से तरफ सम से अप करूंगा। सपोर्ट नहीं मिलती किसी प्लेयर को, जिसकी वजह से वो बिल्कुल इंजरी वगैरह ज्यादा मिलती हैं। तो इस वजह से बिल्कुल हसनैन को तो बिल्कुल सपोर्ट मिल रही है थ्रू आउट। बिल्कुल बिल्कुल। और नसीम शाह के अंदर एक ग्लिम्स भी नजर आई है। बस इससे सम अप करूंगा मैं ये कह के कि अगर आपको याद हो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक की थी, काफी उसमें मतलब एक अच्छी बॉलिंग नजर आई थी, अग्रेसिव जैसी हमें चाहिए ना वैसी। तो ये कि मतलब सही है, यंगस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अगर अपने अपने आप को इंजरी प्रोन कर लें तो आई थिंक दे आर बेटर। बिल्कुल ठीक हो गया। फाइनल रिमार्क्स दूंगा। अभी वर्ल्ड कप में भी 10-12 दिन बाकी हैं। अभी इससे पहले वार्म अप मैचेस भी हैं, सेशन हमारे चलते रहेंगे, फारिस के चैनल पे भी आएंगे। इस चैनल को भी लाइक बिल्कुल। सब्सक्राइब करते रहें। तो मुझे सिर्फ ये बताएं, हमारा और फारिस दोनों 24 अक्टूबर को जो मैच होने जा रहा है, इन जस्ट 1 to 2 वर्ड्स, किसका परला भारी है, पाकिस्तान और इंडिया? अच्छा, मैं तो जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया से मैच से ज्यादा मुझे इंतजार है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। तो वो मुझे मैच जरूर देखना है। और आई होप कि पाकिस्तान जीत के एटलीस्ट उस चीज का जो है ना बदला ले पाए जो उनकी हमें ह्यूमिलेशन एक देखनी पड़ी है। आई नो कि अब ये बात गुजर चुकी है, ये बात आगे हो भी चुकी है। उनके सारे काफी प्लेयर्स के भी एक्सक्यूज भी है कि यार हम मतलब आना चाहते थे, हमारे बोर्ड ने इजाजत नहीं दी। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया से मैच से ज्यादा मुझे जो है ना पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हाइप का इंतजार है। क्योंकि आप तो खैर आपने तो टिकट खरीदे भी थे, तो आप इस चीज का मैं समझ सकता हूँ कितना दुख होगा आपको। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी इस वक्त बहुत ज्यादा खपा हुआ बैठा होता। लेकिन ये कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में मुझे 50-50 मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये थोड़ा सा मैं पाकिस्तान के फेवर में भी हूँ, थोड़ा सा इंडिया के फेवर भी हूँ, तो मैं 50-50 बोलूंगा, नॉट फेवर इन वन साइड। जी, हमारा आपके व्यू लेंगे, उसके बाद पॉइंट करते हैं। बड़ा लंबा सेशन आज हो गया हमारा। इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा ख्याल है इंडिया के चांसेस ज्यादा है। चलें, फारस गए न्यूट्रल और अमार गए इंडिया के फेवर में कीपिंग। हमें पैट्रियोटिक होने के बजाय थोड़ा सा रियल स्टेट भी देखना चाहिए कि स्टैट्स क्या एग्जैक्टली। कहते हैं और वो क्या है। तो लेट्स सी 24 को से पहले भी इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे। पाकिस्तान इंडिया का हमेशा बड़ा अच्छा मैच होता है। और उससे तब तक के लिए इजाजत चाहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। फारिस के चैनल पे भी आए, गेमिंग लॉन्च आपको नजर आ रही है तस्वीर, अभी वीडियो में थोड़े पे अपलोड होगा। मैं फारिस के चैनल पे भी आऊंगा इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह क्रिकेट की और अपडेट्स के साथ आपके साथ आते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।